हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह एक बार फिर से लेकर आया हूँ आज आपके लिए विलियम वर्ड्सवर्थ के टिन टर्न अबे, जो कि एक बेहतरीन पोएम है लिरिकल बैलेड का। उसके कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं बल्कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। और विश्वास करिएगा, आपको जो पॉइंट्स बताने वाला हूँ आपको कहीं भी किसी भी चैनल पर या कहीं किसी भी ऑनलाइन रिसोर्स से आपको नहीं मिला होगा। यानी आपको पता नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए जाने वाले हैं टिन टर्न अबे से। और इसमें इंपॉर्टेंट कोट्स दिए जाएंगे। देखिएगा, अगर हम एलटी ग्रेड की बात करें तो बहुत सारे पोएट्स हैं इसमें, और उनके इंडिविजुअली पोएम्स भी एक या दो पोएम्स हैं। और हर पोएम के यानी किसी भी पोएम से एक लाइन या एक वर्ड भी पूछ सकता है वो, तो डीपली पूछेगा वो एलटी ग्रेड की अगर बात करें हम। तो बाकी एग्जाम्स में तो वो मेन होते हैं पोएम्स या ड्रामा या जो भी एसेज होते हैं उनसे पूछता है वो। लेकिन एलटी ग्रेड में जो दे दिया पर्टिकुलर वर्क उसमें कहीं से भी पूछ सकता है वो। तो इतने सारे पोएट्स हैं, इतने सारे उनके पोएम्स हैं, इतने सारी लाइन्स हैं, उसमें हम एक लाइन को दो लाइन को हमेशा नहीं याद रख सकते कि ये लाइन कहाँ से है, टिन टर्न अबे से है या कहाँ से है। इसलिए हम इंपॉर्टेंट कोट्स को देखेंगे आज, क्योंकि इंपॉर्टेंट कोट्स बताएगा। क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन अराइज होते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट जो कोट्स होते हैं वहीं से होते हैं। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट कोट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम पोएम को जब गो थ्रू होंगे ना लाइन बाय लाइन फ्रॉम द बिगनिंग टू द लास्ट, तब हम चीज़ों को कंफर्म कर लेंगे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट कोड्स आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं, हम वीडियो शुरू करते हैं। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट से पहले आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ एक इमेज के माध्यम से, ताकि आप रिकॉल करें इस इमेज को और आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएं। देखिए, इस इमेज से आपको दो तीन चीज़ों को ध्यान रखना होगा। पहला, ये रिवर वाई है, WYE, जो कि WALES वेल्स में है। वेल्स पहले इंग्लैंड का पार्ट नहीं था, हालांकि अभी भी नहीं मानते हैं, क्योंकि पहले किंग ऑफ वेल्स होते हैं, किंग ऑफ इंग्लैंड होते थे। अब जो है ये दोनों वेल्स और इंग्लैंड जो है वो यूनाइटेड किंगडम्स में है। और ये वेल्स का वो जगह है वाई नामक रिवर, वैसे आपको नहर लगेगा ये, लेकिन ये रिवर का बहता हुआ पानी है। हो सकता है कि ये नहर के रूप वाला दिखाया गया हो, क्योंकि हम गए नहीं, देखे नहीं, लेकिन जो हमने ढूंढा, हमें जो मिला, दोनों मिला करके मैंने आपको रखा आपके लिए। सिंबॉलिक है, अगर हो ये रिवर वाई तो ठीक, नहीं है तो भी हमें समझना ही तो है। तो ये वाई रिवर है, आपको याद रखना होगा। और उसके जस्ट बगल में ये एरिया है जिसका नाम है टिन टर्न। टिन टर्न टिन टर्न एक विलेज का नाम है, मैं आपको आगे बताऊंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। ये भी टिन टर्न एक विलेज का नाम है। तो ये आपका जो है ये वाई रिवर है, ये टिन टर्न विलेज है, और ये उस विलेज में एक बना हुआ अबे, जिसे एबट कहते हैं, ABBOT, मतलब होता है एबॉट का एक मठ, जो अब जीर्ण शीर्ण में है। वैसे ये 12वीं शताब्दी में बनाई गई थी मठ। तो यहाँ पर आपको तीन चीज़ें देखने को मिली कि वाई रिवर के बगल में टिन टर्न अबे नामक गांव है, और उसी गांव में है एक अबे। जो टिन टर्न अबे है वो एक अबे है, एक अबट है, एक मठ है। तो मठ का नाम अबे है, ये याद रखिएगा। अबे को मतलब मठ कहते हैं। यहाँ देखिएगा, ये टाइटल है जो शॉर्टेस्ट टाइटल है इस पोएम का, टिन टर्न अबे। मैंने यहाँ फुल टाइटल लिखा है क्योंकि वर्ड्सवर्थ महोदय जो है ये फुल टाइटल का इस्तेमाल ये किए हैं अपने बुक में जब ये पब्लिश किए थे। इस टाइटल को मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि आपको मगअप करना है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। बेशक ये पूछा जा सकता है, लेकिन उसके अलावा भी एक रीज़न है इसको रखने का मेरा, और वो ये कि इतने बड़े लाइन, 1-1.5 लाइन की जो ये टाइटल है इसकी ना, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छिपे हुए हैं जो आज आपको पता चलेंगी, और कुछ ऐसे जो आपको अभी तक नहीं पता थी। तो ध्यान से सुनिएगा, एक बार पढ़ लीजिए, टाइटल से गो थ्रू होइएगा। Lines composed a few miles above Tin Turn Abbey on revisiting the banks of the Wye during a tour, July 13, 1798। तो कुछ चीज़ों को अब देखिएगा ध्यान से। ये लाइन्स यानी ये पोएम्स जो है ना, वो कंपोज किया गया है कुछ मील एबव टिन टर्न अबे के। टिन टर्न अबे से दूर नहीं, अवे नहीं लिखा है इन्होंने, अवे फ्रॉम टिन टर्न अबे, बल्कि एबव लिखा है। एबव का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे कि मैंने अभी आपको पिछले इमेज में बताया कि वाई रिवर यहाँ पर है, यहाँ गांव है टिन टर्न का, और यहाँ अबे है वो मठ। चूँकि ये पहाड़ी क्षेत्र पर है, तो ये रास्ते कुछ ऐसे जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों के। अगर ये यहाँ बैठ करके महोदय लिख रहे हैं ना, तो ये ऊंचाई पर पड़ेगा, टिन टर्न अबे के ऊंचाई पर, एबव है ये, दूर तो है ही है लेकिन ये एबव है, ऊंचाई पर है, इसलिए इन्होंने लिखा हुआ है एबव टिन टर्न अबे। तो अब आपको यहाँ ये कंफर्म कर दी जाए कि कितनी मील दूर,
यहाँ ये नहीं लिखे हैं कितनी मील दूर, कुछ मील लिख दिया इन्होंने। और कहाँ लिखा है इन्होंने, वास्तव में टिंटन अबे नामक जगह पर बैठ करके ये नहीं लिखे, कुछ दूर पर भी बैठ करके ये नहीं लिखे थे, बल्कि ठीक ठाक दूर पर बैठ कर लिखे थे। मैं आपको कंफर्म करना चाहूँगा कि ये 22 मील दूर थे टिंटन अबे से, जहाँ ये लिख रहे थे पोएम को। ये पोएम टिंटन अबे जो आप पढ़ रहे हो, ये 22 मील दूर था वो जगह। अगर आप ड्राइव करके जाते हो पहाड़ी क्षेत्रों में तो वो 22 पड़ेगा, और अगर नॉर्मली आप देखोगे कि उसकी डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस महज 17 मील आपको मिलेगा, 17 मील्स। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि अगर ये जगह है और ये यहाँ पर है पहाड़ी क्षेत्र, तो डायरेक्ट वो 17 मील्स है एयर की जो डिस्टेंस है, लेकिन ड्राइव करके जाओगे तो वो ऐसे जाएगा जिगजैग मोशन में, वो 22 मील्स होगा। तो यहाँ फ्यू मील्स आपका कंफर्म कर दिया मैंने, 22 मील। कुछ बुक्स में आपको 10 मील ऊंचाई पर मिलेगा सिचुएटेड, लेकिन वो कुछ और है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो एग्जैक्ट बता रहा हूँ। 22 मील्स दूर थे ये टिंटन अबे से। और वो जगह क्या था? तो वो था ब्रिस्टल। ब्रिस्टल ये वो जगह है, मैं यहाँ लिख देता हूँ BRISTOL। ब्रिस्टल वो जगह है जहाँ पर इन्होंने ये पब्लिश भी किया हुआ था। ब्रिस्टल वहाँ से 22 मील दूर है। और ब्रिस्टल में क्यों? क्योंकि वहाँ एक पार्लर है, और वो भी इनके पब्लिशर का, जिसका नाम है जोसेफ कॉटेल। याद रखिएगा पब्लिशर का नाम भी जोसेफ, COTTLE, कॉटेल। ठीक है, कॉटेल है ये, COTTL है ये, LE। तो जोसेफ कॉटेल जो कि इनके पब्लिशर थे, वो ब्रिस्टल में रहा करते थे, वहाँ उनकी पार्लर थी। वहाँ पर बैठ करके इन्होंने लिखा ये पोयम। और वो भी कब लिखा? 13 जुलाई के बाद। और 13 जुलाई मतलब 1798, 13 जुलाई के बाद। और ये इन्होंने पब्लिश भी किया था इस पोएम को, क्योंकि आपको पता होगा कि ये लिरिकल बैलेड का सबसे लास्ट पोएम है ये टिंटन अबे। चूँकि पता होगा कि लिरिकल बैलेड में 23 पोएम थे, 23 पोएम्स था, जिसमें 4 हमारे कोलरिज महोदय का है, और रेस्ट ऑफ द पोएम्स जो है वो वर्ड्सवर्थ का है। तो यहाँ कंफर्म कर दिया मैंने आपको कि जहाँ ये लिख रहे थे वो ब्रिस्टल नामक जगह है, और जोसेफ कॉटेल महोदय पब्लिशर हैं, उन्हीं के पार्लर में बैठ करके ये लिख रहे थे ब्रिस्टल में। कंफर्म है आप? अब आगे हम देखें अगर इसी लाइन को, यानी इसी टाइटल को, तो आपको मिलेगा रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाई रिवर। जो वाई रिवर है वो वहाँ ये रिविजिट कर रहे हैं, यानी इसके पहले भी इन्होंने विजिट किया होगा, तभी यहाँ लिखा है रिविजिट, और वो है विजिटिंग। फर्स्ट टाइम ही विजिटेड दिस प्लेस इन अगस्त 1793। तो पहली बार अगस्त में 1793 में ये गए थे। तब उनका बॉयहुड था, बॉयहुड, अब 23 साल के ही तो थे उस समय, तो बॉयहुड ही था। एडल्ट में हो सकता हो कुछ उनका पैर आ गया हो एडल्ट में, और बाकी जो है वो बॉयहुड में रहा हो। उस समय ये सिर्फ मज़ा लेने के लिए गए थे, इंटरटेनमेंट के लिए गए थे। लेकिन बाद में जब रिविजिट करते हैं 1798, वास्तव में 1798 में ये रिविजिट जो किया इन्होंने, वो 13 जुलाई को नहीं किया है, वो इन्होंने किया है 11 से 13 जुलाई, यानी कि 3 दिन, 11, 12, 13 ये वहाँ पर रहे टिंटन अबे नामक प्लेस पर, वहाँ आसपास ब्रिस्टल नामक जगहों पर 3 दिन रहे ये। और उसके बाद 13 जुलाई के बाद इन्होंने ये पोएम को लिखा, और पब्लिश आपको पता है कि ये हुआ 1 सितंबर 1798 लिरिकल बैलेड में। ठीक है, 23 जो सीरीज़ है इसकी, पोएम्स है 23 पोएम्स, उसका लास्ट पोएम बनाया गया टिंटन अबे को। बेहतरीन पोएम, आपको पता ही होगा ये। तो ये कंफर्म किया मैंने कि रिविजिट करने के लिए गए थे ये वहाँ पर। और उस जब दोबारा ये गए तो इनके साथ इनकी बहन डोरोथी थी, और उस समय इनके माइंड में कुछ चेंजिंग आई। 5 साल पहले वाला जो वर्ड्सवर्थ गया था, वो 5 साल के बाद जब गया, उसके अंदर गजब की चेंजिंग थी, और उसी चेंजिंग को यहाँ पर एक नाम दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ रखा है मैंने, मिस्टिकल पैंथिज्म। मिस्टिकल पैंथिज्म वो चेंजिंग था, वो रहस्य का उद्घाटन इन्होंने किया। यानी कि जो रहस्य एक 1793 में था इनके दिमाग में, नेचर के प्रति इनको सिर्फ मज़ा आता था, लेकिन अब वो रहस्य का पर्दा उठ चुका है और कुछ और देखते हैं अब ये नेचर में। तो मिस्टिकल पैंथिज्म क्या है वो बात करता हूँ। फिलहाल अभी कुछ और पॉइंट्स बीच में बचे हुए हैं। और यह है डेकासिलेबिक, यानी कि ये जो पोएम है वो डेकासिलेबिक है, और वो ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ है। मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ कि डेकासिलेबिक क्या है और ये ब्लैंक वर्स क्या है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आप ध्यान दीजिएगा, आपको अभी कंफर्म हो जाएगा, तो बार बार आपको यहाँ वहाँ ढूंढना नहीं पड़ेगा ये है क्या। वास्तव में डेका का मतलब होता है 10, और सिलेबिक मतलब सिलेबल, यानी कि अ मीट्रिक लाइन कंसिस्टिंग ऑफ 10 सिलेबल्स, तो जिसमें 10 सिलेबल्स होते हैं ना, उसे डेकासिलेबिक कहते हैं।
आपके माइंड में होगा, अगर आपने सिलेबल पढ़ा होगा कभी तो आपके माइंड में होगा पेंटामीटर, क्योंकि मैक्सिमम जो पोएम्स होते हैं ना, चाहे वो वर्ड्सवर्थ के हों चाहे शेक्सपियर के हों, वो पेंटामीटर्स में है। पेंटामीटर का मतलब क्या होता है? पेंटामीटर का मतलब होता है, एक तरह से आप कह सकते हो कि लाइन और पोएम, अ वर्स ऑफ 5 मीट्रिकल फीट। 5 मीट्रिकल फीट, तो पेंटा का मतलब होता है 5 और फिट का मतलब होता है कंसिस्टिंग 2 सिलेबल्स। एक फिट में 2 सिलेबल्स होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा फिट है, क्योंकि एक फिट तो होता है आयम्ब, जिसकी स्टाइल आयम्बिक होती है। दूसरी होती है ट्रोकेइक स्टाइल इसकी होती है। बहुत सारे होते हैं फुट स्टाइल, स्पॉन्डी वगैरह भी होते हैं इसमें, लेकिन मैं आपको मेजर बताने वाला हूँ। कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपको नहीं पता होगा ये सब चीज़ें कमेंट करिएगा, मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा इसका सिलेबल का, आपको आसानी से समझा सकता हूँ मैं कि ये होते क्या हैं। डेका सिलेबिक में 10 सिलेबल होते हैं, एक लाइन में 10 सिलेबल, ये याद रखिएगा, ठीक है। और पेंटा में भी होता है 10, क्योंकि एक पेंटा का मतलब होता है 5 मीट्रिक फिट और एक फिट में होता है 2 सिलेबल, और वो हो गया 10 सिलेबल इसमें भी हो गए। अब आप सोचोगे कि डेका और पेंटा में डिफरेंस क्या है, और अगर डिफरेंस नहीं है तो यहाँ पर डेका सिलेबिक क्यों लिखा है, पेंटामीटर क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि आप पेंटामीटर से अवगत होंगे, जानते होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पेंटामीटर होता है ना, वो नॉर्मली आयम्ब को लेता है, वो आयम्ब के साथ काम करता है। आयम्ब का मतलब आयम्बिक से, आयम्बिक पेंटामीटर। नॉर्मली पेंटामीटर जो होते हैं 99.99% वो आयम्बिक पेंटामीटर होते हैं। और आयम्बिक का मतलब होता है कि एक वर्ड में एक अनस्ट्रेस और एक स्ट्रेस का पैटर्न चलेगा। अनस्ट्रेस का मतलब होता है शॉर्ट और स्ट्रेस का मतलब होता है लॉन्ग सिलेबल। आपको शायद पता हो, अनस्ट्रेस प्लस स्ट्रेस 2 सिलेबल जब मिलेंगे तो वो बनाएगा IAMB, आयम्ब। यहाँ नहीं लिख पा रहा हूँ मैं, आयम्ब। वैसे भी मेरी राइटिंग बहुत बेहतरीन है, मैं खुद नहीं पढ़ पाता। तो आयम्ब है। आयम्ब का मतलब जिसमें एक अनस्ट्रेस हो और एक स्ट्रेस हो, वो पेंटामीटर बनाएगा। पेंटामीटर में तो अगर 10 सिलेबल है पेंटा में, तो अनस्ट्रेस फिर स्ट्रेस फिर अनस्ट्रेस फिर स्ट्रेस, ऐसे चलेगा वो, ठीक है। 2-2 का पेयर बनाता हुआ, और वो 2 पच्चे 10 हो जाएगा। लेकिन डेका में ये डिफरेंस है कि डेका आयम्ब के साथ साथ ट्रॉकी को भी लेके चलता है, TROCHEE। ट्रॉकी आयम्ब से अलग कैसे है? दोनों फुट के टाइप हैं, ये इसमें भी 2 फीट पाए जाते हैं और आयम्ब में भी पाए जाते हैं। बट आयम्ब का होता है ये, मैंने आपको बताया कि अनस्ट्रेस के बाद स्ट्रेस लाता है, जबकि इसमें उल्टा होता है, स्ट्रेस के बाद अनस्ट्रेस लाता है ये, ठीक है। तो डेका में अनस्ट्रेस के बाद स्ट्रेस भी आ सकता है और स्ट्रेस के बाद अनस्ट्रेस भी आ सकता है, यानी कि ये जोड़ा तो बनाएगा, लेकिन ये कुछ इस तरीके से बना सकता है, अनस्ट्रेस प्लस स्ट्रेस, फिर हो सकता है स्ट्रेस फिर अनस्ट्रेस होगा। लेकिन आयम्ब पेंटामीटर जो होता है वो अनस्ट्रेस स्ट्रेस फिर अनस्ट्रेस फिर स्ट्रेस, ऐसे चलेगा। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। आशा है आपको समझ में आ गया होगा, वरना कमेंट कीजिएगा। और ब्लैंक वर्ड्स का क्या मतलब है? वास्तव में ब्लैंक वर्ड्स का मतलब होता है जिसमें रिदम हो बट राइमिंग ना हो, RHYTHM, रिदम हो बट राइम या राइमिंग वर्ड ना हो, राइम ना हो। अब रिदम का मतलब क्या होता है? रिदम का मतलब होता है तालमेल, यानी कि उसमें ये तालमेल होगा। जैसे आपको बताया मैंने कि अनस्ट्रेस होगा फिर स्ट्रेस होगा, या स्ट्रेस होगा फिर अनस्ट्रेस होगा, इसका तालमेल होगा, मीट्रिक तालमेल होगा, मीटर होगा उसमें, ठीक है। लेकिन राइमिंग वर्ड नहीं होगा। लास्ट का राइमिंग वर्ड का मतलब होता है तुकांत शब्द जो अंत में पाए जाते हैं। जैसे मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, तो रानी है पानी है, जैसे लास्ट में पाया जाता है लाइन के ना, वो तुकांत जो बैठता है कविता में वो नहीं पाया जाएगा इसमें। तो ब्लैंक वर्ड्स में आपने कंफर्म किया कि इसमें मीटर तो होगा बट राइमिंग नहीं होगा, ठीक है। और फ्री वर्स में क्या होता है? फ्री वर्स में न मीटर होता है न राइमिंग होती है, कहानी की तरह होती है वो, जैसे बड़े बड़े इपिक टाइप की होती है ना। ड्रामेटिक लिरिक ये है, स्पेशली मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक एग्जाम में पूछा गया था कि ये इसका फॉर्म क्या है, और वहाँ पर बैलेड नहीं लिखा था। मैं ढूंढ रहा था बैलेड, और वो इसलिए क्योंकि ये लिरिकल बैलेड में है। मैंने दिमाग लगाया, हो सकता है मेरा दिमाग गलत रहा हो उस समय, लेकिन मैंने सोचा कि जब ये लिरिकल बैलेड में है, इसका नाम ही बैलेड है, तो सारे के सारे पोएम्स बैलेड होंगे। बट ऐसा है बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बैलेड जो होता है ना, उसका एक बैलेडिक स्टेंजा होता है,
यानी कि एक 4 लाइन की स्टैंजा होती है जिसे बैलेडिक स्टैंजा कहते हैं, उसका एक पैटर्न होता है अलग। बट आप अगर इसमें देखें ना, तो इसमें आप अगर देखोगे तो जैसे कि मैं यही बता रहा हूँ, इसमें आप देखोगे तो इसमें 5 स्टैंजा हैं, 5 स्टैंजा, लेकिन कोई भी इसमें स्टैंजा जो है वो सेम लाइंस के नहीं है। सबसे छोटा स्टैंजा 9 लाइन का है, सबसे बड़ा स्टैंजा 54 लाइंस का है, जबकि जो बैलेडिक स्टैंजा होता है उसमें 4 लाइन होते हैं, नॉर्मली 4 लाइन होते हैं, ठीक है, वो बैलेडिक या बैलेड स्टैंजा ऑफ बैलेड कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टैंजा का अनइवन फॉर्म चल रहा है यहाँ पर, छोटा 9, बड़ा 54 ऐसे लाइंस के हैं ये, और टोटल इसमें 160 लाइन है। कहीं कहीं आपको 159 दिखेगा, 159 मतलब, लेकिन गुमराह मत होइएगा, मिसलीड मत करिएगा खुद को, 160 ही है, क्योंकि कहीं आप देखोगे एक लाइन में ना, इस पोएम को जब आप पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा, तो एक जगह ऐसा है कि वो 2 वर्ड है केवल उस लाइन में, तो लोगों ने उसे छोड़ दिया है, मिस कर दिया, ये सोच के कि ये 2 लाइन है, हो सकता है ऊपर वाले, सॉरी 2 शब्द हैं, सोचा होगा कि ऊपर वाले लाइन में ये मैच कर रहा होगा, उसी का होगा ये, लेकिन यहाँ गलती से नीचे आ गया होगा। बट वो नीचे आया नहीं है, बल्कि लाया गया है, वो 2 शब्द नहीं है, बल्कि वो पूरी लाइन है, क्योंकि पर्टिकुलरली वो वर्ड जो है ना, वो वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखा हुआ है। तो वो 160 लाइन है टोटल, आप याद रखिएगा और इसे रट लीजिएगा, क्योंकि द वेस्टलैंड जो है आपका पोएम ना, उसमें पूछा गया था कि कितने लाइन्स हैं, तो लाइन्स स्टैंजा कन्फर्मली आपको याद होना चाहिए। मैंने बताया ये ड्रामेटिक लिरिक है, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं है, मोनोलॉग नहीं है। जो रॉबर्ट ब्राउनिंग फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ये वो मोनोलॉग टाइप का नहीं है, आपको ऑप्शन में जरूर मिलेगा ये, बट ये ड्रामेटिक लिरिक है, मोनोलॉग नहीं है, क्योंकि इसमें जो इनकी सिस्टर होती है डोरोथी, वो भी होती हैं, वो एक्टिव लिसनर होती हैं, पैसिव लिसनर नहीं होती कि कोई भी सुनाते रहे, सामने वाला कुछ नहीं, इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाला, कुछ नहीं बोलने वाला। इसमें डोरोथी हैं, उनसे बात हो रही है यहाँ पर, तो ये ड्रामेटिक लिरिक मानिएगा। इसमें पर्सनल नोट्स है, पर्सनल नोट्स का मतलब आपको पता होगा कि इसमें खुद के बारे में इन्होंने लिखा है, अपनी बहन, अपने बारे में, खुद गए, खुद के बारे में लिखा, तो इसलिए ये ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी इसमें पाए जाते हैं। इसकी थीम रिफ्लेक्टिव है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है 1793 का और 1798 का। इसमें मिस्टिकल पैंथिज्म है, मैंने आपको साफ साफ बताया कि मिस्टिकल पैंथिज्म क्या होता है, कंफर्म अभी मैं आपको कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मिस्टिकल पैंथिज्म होता क्या है। बेसिकली जो पैंथिज्म होता है, सबसे पहले मैं आपको पैंथिज्म समझा दूं कि ये पैंथिज्म क्या होता है। पैंथिज्म इज द व्यू दैट एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ एन ऑल इनकम्पासिंग इमानेंट गॉड, यानी आप कह सकते हो कि सारी चीज़ें जो दुनिया में है ना, जो जो पार्ट है दुनिया में, वो सब गॉड का पार्ट है, यानी कि सर्वेश्वरवादी, सारी की सारी चीज़ों में गॉड निहित है, ठीक है, ये हो गया पैंथेइज्म। और एक और बड़ी बात बता दूं मैं आपको, पैंथेइज्म जो कंसेप्ट है ना, इसको क्वाइन किया गया सबसे पहले जोसेफ महोदय ने क्वाइन किया था, जोसेफ रैफ्शन, RAPHSON, 1697 में इनकी एक बुक थी लैटिन की, मुझे याद नहीं है, उसमें इन्होंने यह वर्ड लिखा था पैंथेइज्म को। तो यहाँ पर पैंथेइज्म आपने देखा, इसका मतलब होता है ईश्वरवादी या सर्वेश्वरवादी, यानी कि सारी चीज़ों में गॉड निहित है। तो मिस्टिकल का क्या मतलब होता है? वास्तव में वर्ड्सवर्थ का जो मिस्टिकल का मतलब है ना, वो इनके लिए है मेडिटेटिव मूड, यानी ध्यानपूर्ण मनोदशा, मूड उनका। जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा, और मिस्टिसिज्म का मतलब रहस्य भी होता है, रहस्यवाद। तो आपको ये बता दूं कि बहुत सारे रहस्यों का जो पर्दाफाश हुआ है ना, वो ध्यानपूर्ण मूड करने से, मेडिटेशन करने से हुआ है। जैसे गौतम बुद्ध ने किया, मेडिटेशन किया, बहुत सारे हमारे ऋषि मुनि पहाड़ पर्वत नेचर की गोद में जा करके और बहुत सारे रहस्यों का पर्दाफाश करते हैं, बहुत सारी जानकारी उनको मिलती है। वही रहस्य का यहाँ पर्दाफाश कर रहा है कवि। 1793 में उसे नेचर के रहस्य का पता नहीं था, 1798 में उसके माइंड में चेंजिंग आई, मिस्टिकल चेंजिंग आई, और उस रहस्य का पर्दाफाश किया इसने। और क्या मिस्टिकल पैंथिज्म नामक टर्म को यहाँ पर बताया है, क्या अर्थ दिया है, वो मैं आपको थोड़ा सा और आपका ध्यान लेना चाहूँगा। एक्चुअली यहाँ पर कन्फर्मली मैं बता दूँ, कहा है कि इट इज़ माउल्डेड बाय द बिलीफ दैट नेचर इज अ लिविंग बीइंग, यानी कि पोएट कहता है कि नेचर इटसेल्फ इज अ लिविंग बीइंग एंड द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड। तो नेचर जो है वो गॉड का ड्वेलिंग प्लेस है। नेचर इज द मीन्स थ्रू विच अ मैन कैन कम इनटू कॉन्टैक्ट विद गॉड। तो नेचर को बताया है कि वो एक ऐसा साधन, एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य जो है ना, वो ईश्वर के संपर्क में आ सकता है। तो नेचर को ही सब कुछ माना है और कहा है कि बिना नेचर के, बिना प्रकृति के आप ईश्वर को नहीं पा सकते। तो ये रहस्य का जो उद्घाटन हुआ, जो रहस्य का पर्दाफाश हुआ, इसी को कहा गया मिस्टिकल पैंथेइज्म, यानी कि नेचर के बारे में इन्होंने बताया कि गॉड तक पहुंचना है तो नेचर तक पहुंचो आप। प्रकृति की ईश्वरवादी अवधारणा इन्होंने दी है, द कंसेप्ट ऑफ
आप कह सकते हो पैंथिज्म इन नेचर। तो नेचर को यहाँ पर इन्होंने बताया है कि प्रकृति भी जो है ना, इसमें प्रकृति में ईश्वरवादी अवधारणा है। प्रकृति भी एक ईश्वर है, एक सजीव प्राणी है, जीवित है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे इंसानों में होती है। और अगर आपको गॉड तक पहुंचना है तो प्रकृति एक माध्यम बनेगा। तो ये है आपका ये चीज़। नेक्स्ट चलते हैं हम, वो है स्ट्रीम ऑफ इमोशन। याद रखिएगा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं है, इमोशन है ये। इसमें इमोशन की स्ट्रीमिंग चलती है। इमोशन 1793 का क्या था, थोड़ा सा अपडेट लेवल हो करके आया 1798 में, और अभी भी वो इमोशन चल रहा है। उस इमोशन से इनको लाभ भी मिला। क्या मिला वो नीचे आपको पता चलेगा। स्टाइल क्या है इनकी इसमें, वो मिल्टोनिक स्टाइल है। मिल्टन ने क्या स्टाइल फॉलो किया था, सबलाइम स्टाइल फॉलो किया था। इन्होंने भी सबलिमिटी को यहाँ पर फॉलो किया है, इसलिए ये मिल्टोनिक स्टाइल को फॉलो करते हुए पाए जाते हैं। वर्ड्सवर्थियन स्टाइल भी कहा जाता है, बट ये है कि वर्ड्सवर्थियन बहुत अनकॉमन है अभी के लिए, हो सकता है बाद में हो जाइए, बट अभी मिल्टोनिक स्टाइल को ही आप यहाँ पर लिखोगे अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो। नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको लिख रहा हूँ कि पोएटिक थॉट जो यहाँ कवि बताना चाहता है, ये 5 पार्ट्स में बटा हुआ है, 5 स्टेंजाज में। चूंकि आपको बताया मैंने 5 स्टेंजा है इसमें, और इसको हमने 5 हार्मोनियस पार्ट्स कहा है। तो पांचों स्टेंजा में किन किन बातों के बारे में बात हो रही है, किन किन चीज़ों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ कवर कराना चाहूँगा। जो फर्स्ट 222 लाइन्स है ना, ये आपका फर्स्ट स्टेंजा है, याद रखिएगा। स्टेंजा नंबर फर्स्ट में पोएट डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ द वाई वैली। तो पोएट जो है वो ब्यूटी जो वाई वैली है, जो वाई नदी की जो घाटी है, उसकी खूबसूरती का वर्णन करता है। जो सेकंड स्टेंजा है 23 to 50 में, इसमें डिस्क्राइब्स करता है बेनिफिट्स ऑफ द मेमोरीज ऑफ हिज फर्स्ट विजिट, कि क्या बेनिफिट मिला इसे जब वो पहली बार आया था यहाँ पर, तो उसकी मेमोरीज का क्या बेनिफिट मिला। आपको भी पता होगा कि अगर आप कहीं एक जगह गए हो पहले से ही और दूसरी बार जाते हो तो बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं आपको। जैसे आपको पता है कि शॉप कहाँ है, कौन सी चीज़ आपको कहाँ मिलेगी, कहाँ आना है, कहाँ जाना है, किस तरीके से गाड़ी लेनी है, कैसे पहुँचेंगे हम, बहुत सारी चीज़ें वो डिस्क्राइब करता है पोएट सेकंड स्टेंजा में। थर्ड स्टेंजा में 51 to 59 लाइन्स में वो एक्सप्रेस करता है अपना ग्रेटिट्यूड वाई नदी के प्रति। क्या कैसा ग्रेटिट्यूड, कैसी कृतज्ञता वो दर्शाता है इस नदी के लिए, वो आप पोएम में देखोगे। 60 to 113 यानी कि जो फोर्थ स्टेंजा है, इसमें इनडायरेक्टली जो है पोएट वो डिस्क्राइब करता है द स्टेजेस ऑफ हिज लव ऑफ नेचर। देखिएगा कुछ स्टेजेस हैं, वो यहाँ मैंने रखा भी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, जल्दी चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे जो वीडियोज़ होते हैं वो लेंदी हो जाते हैं। एक्चुअली मैंने वीडियो को 4 बार मैंने बनाया, 7:30 बजे से लेकर के 12:30 बज रहा है इस समय, 5 घंटे तक मैं ये बना रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। कभी 35 मिनट हो रहे हैं, कभी 40 मिनट हो रहा है, कभी 32 मिनट हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कम हो जाए इसके लिए, तो थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा। तो जो फोर्थ है ना, इसमें डिस्क्राइब करता है स्टेजेस को, अपने प्रेम को, जो नेचर के प्रति इसका प्रेम है उसके स्टेजेस क्या क्या हैं वो यहाँ दर्शाता है। मैं आपको स्टेजेस दिखाऊंगा इसमें। जो फिफ्थ है स्टेंजा 114 to 160, उसमें वो एड्रेस करता है अपनी सिस्टर को। इंपॉर्टेंट ये आपको पॉइंट देने वाला हूँ मैं, अपनी बहन डोरोथी को एड्रेस करता है एज हिज फ्रेंड और एज हिज सिस्टर। तो जब भी कभी फ्रेंड मिले आपको या सिस्टर मिले आपको, तो समझ जाओ कि वो डोरोथी के लिए लिखा गया है। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए इन विच पार्ट इन द पोएम हिज सिस्टर वाज एड्रेस, तो आप लिखोगे यहाँ पे कि हिज सिस्टर वाज एड्रेस इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पोएम। तो ये आखिरी पार्ट में फिफ्थ स्टेंजा में ही उसकी बहन को यहाँ एड्रेस की जा रही है उसके द्वारा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। लिखा हुआ है कि देयर आर 3 डिफरेंट स्टेजेस इन द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ द पोएट्स एटीट्यूड है ये, एटीट्यूड टू नेचर, यानी कि नेचर के प्रति जो रवैया इसका बदला ना, ग्रेजुअली जो डेवलपमेंट हुई, उसके 3 स्टेज यहाँ दिखे गए हैं। पहला ब्लड का स्टेज, पीरियड ऑफ ब्लड, दूसरा पीरियड ऑफ सेंस, और तीसरा पीरियड ऑफ इमेजिनेशन एंड द सोल। ये है क्या? फर्स्ट देखिएगा, ये द एनिमल प्लीजर्स ऑफ हिज बॉयहुड, यानी यहाँ पे बॉयहुड एक जीवन का एक स्टेज है जो बॉयहुड को दर्शाता है कि वो जानवरों से प्रेम करता था। जाहिर सी बात है कि नेचर से प्रेम करोगे तो नेचर की हर एक चीज़ से प्रेम करोगे आप, वो जानवर भी क्यों ना हो। आप ऐसा नहीं है कि आपके घर पर कोई आ गया कुत्ता, मेहमान तो नहीं मानोगे आप, उठाओगे पत्थर और दे मारोगे, उसके बाद वो चिल्लाए गाए रोए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप तो खुश होगे, क्योंकि हम सैडिस्टिक हैं ना। वैसे बहुत सारे लोग सैडिस्टिक नहीं है, बहुत सारे प्रेमी भी हैं एनिमल्स के। तो यहाँ पर कवि की जो पहला प्रेम था, पहला स्टेज था नेचर के प्रति, वो जानवरों से था, ठीक है। दूसरा है सेंस, इसकी सेंस अब जो समझदार होने लगा, सेंस विकसित होने लगी, और अब जो है ये यूथ में आ चुका है। अब इंजॉयमेंट और एप्रीहेंशन करता है ये सेंसुअस ब्यूटी ऑफ नेचर। अब नेचर की खूबसूरती का ये वर्णन तो करता है, मजा तो लेता है, लेकिन सेंसुअस ब्यूटी का मजा लेता है ये,
क्योंकि अभी ये यूथ है, अभी भी ये टीनेजर है। सी जो अब लेवल अप हो रहा है, बॉयहुड से यूथ आ गया, अब ये मैच्योर हो रहा है। ये लास्ट स्टेज में जो है इमेजिनेशन और सोल, यानी अब वो सेंसुअस ब्यूटी की प्रशंसा नहीं करेगा, मजा नहीं लेगा, बल्कि अब सोल से कनेक्ट होगा। अब वो बाहरी खूबसूरती न देख करके आंतरिक खूबसूरती से मैच कराएगा, वो आत्मा को देखेगा। आत्मा अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। और आत्मा का मिलन जो होता है ना, वो इमेजिनेशन से होता है, क्योंकि हमने कभी आत्मा को परमात्मा से मिलते नहीं देखा। हम नहीं जानते कि किसकी आत्मा किससे कनेक्ट हो रही है, कौन किससे बहुत लगाव रखता है। वो तो हमारा इमेजिनेशन है, हम कल्पना करते हैं, हम सोचते हैं, हम उसके भाव को देखते हैं और पाते हैं कि वो हमसे स्नेह रखता है, लगाव रखता है, प्रेम करता है, तो मान लेते हैं कि हमारी क्या कहते हैं वो, उसको दो शरीर और एक आत्मा, ऐसा कुछ कहा भी जाता है। तो वो वाली फीलिंग आ जाती है वहाँ पे। तो यहाँ कहा जा रहा है कि कवि जो है ये हिज कैपेसिटी टू लुक ऑन नेचर विद अ फिलोसफिकल आई इन हिज मैच्योरिटी, अब उसकी कैपेसिटी ग्रूम कर गई। अब वो नेचर को सेंसुअस ब्यूटी के रूप में न देख करके, अपने आंखों से न देख करके, बल्कि वो फिलोसफिकल आंखों से देख रहा है। अब इसकी नज़रिए जो है ना, वो दार्शनिक हो चुका है और अब वो मैच्योर हो गया है। तो दार्शनिक तरीके से क्या देखता है वो आपको 1798 में जो सेकंड विजिट है उसमें आपको पता चलेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है देयर आर 3 मेन एलिमेंट्स। टिपिकली आपको यहां पर मिलेंगे 3 एलिमेंट्स आपको इस पोएम में। सबलाइम, मैंने आपको बताया कि स्टाइल मिल्टोनिक है, इन्होंने भी सबलाइम का यूज किया हुआ है। नेचर को इन्होंने बहुत बार दिखाया हुआ, और इमेजिनेशन तो कूट कूट करके भरा हुआ है। तो 3 एलिमेंट्स अगर पूछे तो ये 3 एलिमेंट्स हैं। राइट्स ऑफ पैसेज कंसेप्ट का यूज, बहुत बेहतरीन चीज बताने वाला हूं मैं आपको। राइट्स ऑफ पैसेज आपको शायद अभी तक ना मिला हो, एक ऐसा कंसेप्ट जिसका नाम राइट्स ऑफ पैसेज है। मैं आपको बताऊं कि ये राइट्स ऑफ पैसेज होता क्या है। वैसे राइट्स का मतलब होता है रिचुअल, धार्मिक कर्मकांड, और पैसेज वो पैसेज नहीं जो स्टोरी का होता है, वो पैसेज जो मार्ग होता है, जो रास्ता होता है, जो गुजरना होता है, कि कहीं से एक वस्तु से दूसरी वस्तु में वो बदल जाता है। ठीक है, तो राइट्स ऑफ पैसेज का नॉर्मली मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के लाइफ का वो इंपॉर्टेंट स्टेज मतलब जैसे कि कोई पैदा हुआ, वो लाइफ का फर्स्ट स्टेज है। फिर ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, वो कैसे बदला बचपन चाइल्डहुड से वो एडल्टहुड में, फिर मैरिज हुआ, फिर डेथ हुआ। तो ये जो पैसेज है लाइफ के ना, जो चलते रहते हैं, एक दूसरे से दूसरे में बदलाव होता रहता है, मार्ग बदलता रहता है। बच्चा से ये बड़ा हो गया, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, इसे पैसेज कहा गया। और रिचुअल, राइट्स मतलब होता है रिचुअल, क्योंकि हर एक चीज़ में कोई ना कोई धार्मिक कर्मकांड होते हैं। पैदा होता है तो, शादी होती है तो, मृत्यु होती है तो, इसमें भी राइट्स ऑफ पैसेज है, यानी इसमें भी लाइफ के स्टेज दिखाए गए हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अभी देखे हो, अभी पढ़े हो, इसमें भी 3 स्टेजेस हैं लाइफ के, बॉयहुड है, यूथ है और मैच्योरिटी है। तो कवि के 3 स्टेज हैं इसमें, इसलिए ये राइट्स ऑफ पैसेज माना जाता है। और इस पोएम में जो है ना, पोएट जो है डिफरेंट मूड ऑफ नेचर को डिफाइन कर रहा है। एक पेपर मैंने दिया था, उसमें पूछा गया था कि किस पोएम में जो कवि है वो डिफरेंट मूड को दिखा रहा है नेचर का। तो याद रखिएगा वो है टिंटन अबे। और इसके भी बारे में पूछ सकता है कि किस पोएम में राइट्स ऑफ पैसेज जो है कंसेप्ट यूज हुआ है, या टिंटन अबे में कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ है। ऐसे पोएटिक डिवाइसेस अगर बात करें तो बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस का वीडियो बनाया हूं मैं, आप देखोगे, विश्वास करिएगा आपको बहुत पसंद आएगा। इमेजरी, सिम्बली, मेटाफर, ऑक्सीमोरन, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोलिक, और बहुत सारे और भी पोएटिक डिवाइसेस में यूज हैं। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा पोएम, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कहाँ फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट कोट्स पे। कोट्स इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कोटेशन अगर आपको इंपॉर्टेंट वाले पता होते हैं तो आप इससे भी काम चला सकते हो, क्योंकि पूरा मगअप करना, रटना पूरे पोएम्स को, हर एक लाइन को, ये संभव नहीं हो पाता है। भले हम 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ लें, देख लें वीडियो को, लेकिन फिर भी इसलिए हम इंपॉर्टेंट कोटेशन रखें, क्योंकि इसमें से कहीं ना कहीं बचेगा, ये ध्यान रखिएगा। पहला ही लाइन है, 5 years have passed, 5 summers with the length of 5 long winters। 5 साल बीत गए, 5 साल, ये 5 जो कर रहे हैं ना, ये वही 5 साल है, 1793 से 98 वाला। अगर नेक्स्ट देखें तो वंस अगेन डू आई बिहोल्ड दीज स्टीप एंड लॉफ्टी क्लिप्स, तो ये दिखा रहा है कि वो टिंटन अबे में फिर से पहुंचे हैं और एक बार फिर से बिहोल्ड कर रहे हैं, देख रहे हैं। दीज ब्यूटियस फॉर्म्स थ्रू अ लॉन्ग अब्सेंस हैव नॉट बीन टू मी। तो ये सारे के सारे पोएम्स जो है ना, कोट्स जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने रखे हैं। कुछ तो आप शायद किसी को अगर ये पढ़ा होगा पोएम, उसे मुजमा नहीं याद होगा, और भी वो याद रखा होगा वो लाइन्स, अभी आएगा वो लाइन्स। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मैंने कोट रखा है, मे आई बिहोल्ड इन दी व्हाट आई वाज वंस। तो यहाँ पे दी याद रखिएगा, ये दी किसके लिए, दी का मतलब होता है यू, ऑब्जेक्ट होता है ये यू, सब्जेक्ट वाला यू नहीं। तो ये दी क्या है, किसके लिए है, दी आपको यहाँ याद रखना होगा, ये पर्सोनिफाइड है और ये है टिंटन अबे के लिए, वाई नदी के लिए। ठीक है,
और एक जगह आपको मिलेगा दाई, THY यहाँ पर है दाई, और ये इनकी बहन डोरोथी के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा ये दी दाई में कि क्या कौन लिविंग के लिए कौन नॉन लिविंग के लिए है। वी सी इन टू द लाइफ ऑफ थिंग्स, इंपॉर्टेंट है ये आपका। और ये है व्हेन दाई माइंड शैल बी अ मैंसन फॉर ऑल लवली फॉर्म्स। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे तो लिख लीजिएगा, बट याद रखिएगा इसे कि ये इंपॉर्टेंट है। और ये है टिंटन अबे के, ये है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस लाइन इस पोएम की, द साउंडिंग कैटरैक्ट हाउंटेड मी लाइक अ पैसन। और दूसरी जो सबसे अच्छी वाली कह सकते हो आप, लेवल अप वाली जो है कोट वो ये है जिसमें ऑक्सीमोरन भरा हुआ है कूट कूट करके, एंड आई हैव फेल्ट अ प्रेजेंस दैट डिस्टर्ब्स मी विद द जॉय। एक ऐसी उपस्थिति इनको जो डिस्टर्ब करती है वो भी खुशी के साथ। भाई आपको कोई डिस्टर्ब करेगा तो खुश कैसे आप होंगे, और अगर आप खुश हैं तो डिस्टर्ब कैसे मानेंगे उसको। फिर भी ये ऑक्सीमोरोन है, कवि है, कवि की कल्पना कुछ भी हो सकती है। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। फॉर ऑल स्वीट साउंड्स एंड हारमोनियस ओ आई देन इफ आई सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ, बड़ी पर्यायवाची यूज किया इन्होंने दुख का। और ये है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेचर नेवर डिड बिट्रे, भैया धोखा नहीं देता है ये नेचर। द हर्ट दैट लव्ड हर, जो भी दिल उसको प्रेम करता है उसको अभी धोखा नहीं देता। तो ये पोएम के सार है, कोट है, याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, यानी कि पोएम के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, लिखते पढ़ते रहिए। कोई भी परेशानी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।